Now we are going to start with the particulars of ileum cepa. So headache, there is catarrhal dull headache with coryza which aggravates in warm room, better in open air and worse again on returning to the warm room. इसका क्या मतलब है? सर दर्द का कॉज क्या है कि जब भी वो गरम रूम में जाएगा या गरम रूम में बैठेगा या फिर वेट हो जाएगा या नॉर्थ वेस्ट विंड से उसका एक्सपोजर हो जाएगा या फिर वो सैलेड या कुकुम्बर कंज्यूम करेगा, तो ये हेडेक्स हो सकते हैं उसको. और किस तरह का हेडेक होगा? कैरेक्टर कैसा है? डल हेडेक, यानी कि बहुत डल हेडेक होगा, यानी कि बहुत तेज़ ऐसा थ्रॉबिंग पेन नहीं होगा, लेकिन ऐसे भीना भीना सर में दर्द, पूरे सर में दर्द होता रहेगा विथ कोराइजा, यानी कि नाक में ठसाव रहेगा, कंजेशन रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेंगी तो म्यूकस होगा, स्टफ़ी नोज़ होगी. जो भी हमारे कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं ना, गले में खराश होना, म्यूकस होना, कफ आना और सर दर्द होना, बुखार होना, ये सारी कैटरल कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी हेडेक के साथ. और ये कब कब बढ़ जाएंगी? जब वो गर्म कमरे में जाएगा तो बढ़ जाएंगी, जब वो बाहर ठंडी हवा में या फिर खुले में जाएगा तो उसको बेटर फील होगा, वापस से अगर वो कमरे के अंदर जाएगा तो उसे वापस से यही सब शुरू हो जाएगा. नाउ we'll see the eyes. So eyes में कैसी सेंसेशन है? बर्निंग, बिटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक. मस्ट rub them for relief. Watery and suffused. Capillaries are injected, congested and excessive lacrimation which is profuse but bland. इसका क्या मतलब है कि आँखों में जलन तो होगी और बिटिंग पेन, यानी कि ऐसा पियर्सिंग पेन होगा, ऐसा लगेगा कि कोई सुई चुभा रहा है, या स्टिंगिंग पेन होगा जैसे किसी ने कांटे चुभा दिया आँखों में, यानी कि आँखों में चुभन होगी, जलन होगी, ऐसा लगेगा जैसे धुआं घुस गया आँखों में और वो उसको रब करेगा फॉर रिलीफ. मतलब कि इन सारी प्रॉब्लम की वजह से, जो से स्टिंगिंग हो रही है, जो जलन मच रही है, उसकी वजह से वो क्या करेगा? अपनी आंखें मलेगा तो उसको आराम मिलेगा. और आंखों में से कैसा? वाटरी, सफस्ट मतलब सफ्यूज मतलब क्या होता है? वाटर रिटेंशन यानी फ्लूइड रिटेंशन. आंखों में पानी भरा हुआ होना या उसकी वजह से एडिमा होना, तो आसपास की आंखें की जगह कैसी दिखेगी? ऐसे स्वेलिंग दिखेगी आंखों पे. कैपिलरीज आर इंजेक्टेड, कंजेस्टेड, ऐसा लगेगा जैसे जितनी भी कैपिलरीज हैं आंखों की वो पूरी इंजेक्टेड और कंजेस्टेड दिखेंगी, यानी कि ऐसा लगेगा कि पूरी ठसी हुई हैं, जैसे कुछ भरा हुआ है उसके अंदर. एक्सेसिव लैक्रिमाइजेशन, यानी कि लैक्रिमेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होगा, आंखों के जो आंसू होंगे बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होंगे लेकिन ब्लैंड होंगे, यानी कि एसिडिक नहीं होंगे, बहुत न्यूट्रल होंगे और बहुत पानी आएगा, बहुत ही वाटरी होंगे और बहुत लार्ज क्वान्टिटी में होंगे. So now nose, so discharge of the nose are also profuse, watery but acrid, excoriates the part touched by the nasal discharge. The nasal discharge drops from the tip of the nose. इसका क्या मतलब है कि डिस्चार्जेस कैसे हैं? बहुत प्रोफ्यूज़ हैं, यानी कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में है, वाटरी हैं, बहुत ज़्यादा पानी आएगा नाक से, और एक्रिड है. मैंने बताया था एक्रिड मतलब एसिडिक होता है, तो यहीं पे ये बात लिखी है कि एक्सकोरिएट्स द पार्ट टच्ड बाय द नेजल डिस्चार्ज, यानी कि जो नेजल डिस्चार्ज है वो जहाँ जहाँ टच करेगा नोज़ की स्किन पे वहाँ वो एक्सकोरिएट कर देगा, यानी उससे को जला देगा, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होगा, वहाँ की स्किन जो है वो बर्न हो जाएगी और जलन होगी और इचिंग होगी वहाँ पर, और स्वेलिंग भी आ सकती है, इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिल सकता है. तो ये एक्सकोरिएट का मतलब हो गया. एंड द नेजल डिस्चार्ज ड्रॉप्स फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज, मतलब जो नेजल डिस्चार्ज है वो इतना ज़्यादा वाटरी है, इतना प्रोफ्यूज़ है कि जब वो ऐसे चेहरा रख के बैठेगा तो उसकी नोज़ की टिप से ये डिस्चार्ज ऐसे ड्रॉप्स के फॉर्म में टपकेगा, बहेगा. सो देयर में ऑल्सो बी नेजल पॉलिप्स फाउंड इन द पेशेंट. सेंगुनेरिया, सोराइनम, मार्वी, सेंगुनेरियम नाइट्रिकम, ये सारी मेडिसिन भी नेजल पॉलिप की बहुत अच्छी मेडिसिन है. नेजल पॉलिप मैंने बताया था नोज़ के पैसेज में जहाँ से हम एयर इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के टाइम, वहाँ पे क्या होता है? अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से 2 पॉलिप्स बन जाते हैं और ये ब्लॉक कर देते हैं नोज़ के पाथ को. इसलिए हमें ब्लॉक नोज़ फील होती है, जिससे नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है और बहुत ही ज़्यादा सिम्टमेटिक फील होता है. कोराइजा, देयर इज स्प्रिंग कोराइजा आफ्टर एक्सपोजर टू डैम्प नॉर्थ वेस्टर्न विंड. Discharges burn and corrode the nose, upper lip, catarrhal laryngitis with severe cough which compels the patient to grasp the larynx. इसका क्या मतलब है? स्प्रिंग कोराइजा देखने को मिलेगा, यानी कि स्प्रिंग डैम्प नॉर्थ वेस्टर्न विंड की वजह से, यानी कि ऐसी ठंडी हवा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, इसलिए वो डैम्प है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा के एक्सपोजर से उसको क्या होगा? कोराइजा. और कोराइजा कैसा होगा? वो ऐसा होगा कि डिस्चार्जेस जो होंगे वो बर्न करेंगे, यानी एक्सकोरिएट करेंगे, तो वो जहाँ जहाँ से नोज से और बह के अपर लिप तक वो जहाँ जहाँ ये जो डिस्चार्जेस हैं वो टच करेंगे स्किन को,
वहाँ वो बर्न कर देंगे और उस हिस्से को जला देंगे, करोड कर देंगे। विथ सीवियर कफ बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, बहुत ज़्यादा कफ आएगा, विच कंपेल्स द पेशेंट टू ग्रैस्प द लैरिंग्स। मैंने पहले बताया था कि लैरेंजाइटिस में कैसा पेन होता है, टियरिंग और स्प्लिटिंग पेन ऑफ लैरिंग्स होता है। तो इतना ज़्यादा दर्द होगा लैरेंजाइटिस में कफ आते वक्त कि जो पेशेंट है वो क्या करेगा, ग्रैस्प द लैरिंग्स, यानी कि अपने गले को ऐसे हाथ से पकड़ेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, गले में बहुत पेन होगा। सीम्स एज इफ द कफ वुड टियर द लैरिंग्स। कफ कैसा रहेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे ये कफ जो है वो इतना खतरनाक, इतना वॉयलेंट है, इतना सीवियर है, ऐसा लगेगा कि जैसे लैरिंग्स जो है वो फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, यानी 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, कट जाएगा, इतना ज़्यादा पेन होगा। मोडालिटीज देखते हैं। द अबव सिम्टम्स ऑफ हेडेक, आइज, नोज, कोराइजा आर एग्रेवेटेड इन इवनिंग। शाम के वक्त ये सारे सिम्टम्स, हेडेक, आइज के, नोज के, कोराइजा के सारे सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, वार्म रूम में जाने से बढ़ जाएंगे। और रिलीफ कैसे मिलेगा, ओपन एयर में जाने से और कोल्ड रूम में आने से। नाउ कॉलिक। तो एलियम सीपा पेशेंट्स में ऑल्सो सफर फ्रॉम कॉलिक, यूजुअली कॉज्ड बाय कोल्ड, बाय गेटिंग फीट वेट, फ्रॉम ओवर ईटिंग क्यूकम्बर, सैलेड। इसका क्या मतलब है, एलियम सीपा जो पेशेंट्स हैं वो कॉलिक से भी सफ़र कर सकते हैं। कॉलिक क्या होता है, इंटेस्टिनल डिसीजेस जितनी भी होती हैं, डायरिया और इनडाइजेशन। एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी का एक मेंटेन टेम्परेचर होता है जो हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी। सो ये जो टेम्परेचर है ये मेंटेन हमारी बॉडी में रहना ज़रूरी है। जब हम बहुत ज़्यादा ठंड के एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो हमारा डाइजेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है, यानी कि हमारा डाइजेशन रुक जाता है, उतने अच्छे से हमारी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाती, डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो इस वजह से इंडाइजेशन भी देखने को मिलता है, कॉलिक पेन होता है, यानी कि इंटेस्टिनल एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और डायरिया भी देखने को मिल सकता है। तो हमने क्लिनिकल में भी देखा था कि एलियम सीपा के क्लिनिकल में डायरिया, इन्फ्लुएंजा, इन सब चीज़ों में भी बहुत ही अच्छा वो वर्क करती है। तो इसलिए कॉलिक पेन, जितने भी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन होगा सीवियर किस्म का, तो उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। हेमोरॉइडल ऑफ चिल्ड्रन इज एग्रेवेटेड बाय सिटिंग एंड रिलीव्ड बाय मूविंग अबाउट। तो ये जो कॉलिक है वो कब का वर्स होगा, फीट वेट होने से, यानी कि उसके पैर अगर गीले हो गए बहुत ज़्यादा, वो पैर धो रहा है, या ठंडे पानी की वजह से, या ठंड की वजह से। जैसे मैं आपको बताया ठंड का रीज़न मैं आपको बता दिया कि ठंड में हमारा डाइजेशन जो है स्लो हो जाता है, या ज़्यादा खाना खा लेने से, ओवर ईटिंग करने से, कुकुम्बर ज़्यादा खाने से, और सैलेड और कुकुम्बर में बताया कि ठंडक पहुंचाते हैं बॉडी को। तो जितनी भी ठंड वाली चीज़ें हैं उनसे इसको प्रॉब्लम है, तो उसी वजह से कॉलिक पेन भी होगा। हेमोरॉइडल मतलब हेमोरॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे जो हमारी एनस होती है, जहाँ से हम डेफिकेट करते हैं, वहाँ की जो स्किन होती है वो ऐसे ग्रेप्स के फॉर्म में ऐसे लम्प्स बन जाते हैं, और वो बहुत पेनफुल होते हैं। कुछ लोगों में पेनफुल नहीं होते, कुछ लोगों में पेनफुल होते हैं। तो ऐसे बच्चों में जिनमें हेमोरॉइडल टेंडेंसी है, और वो एग्रेवेट कब होते हैं, बैठे रहने से, और आराम कब आता है, जब वो थोड़ा चलने लगते हैं, यानी कि जब वो वॉक करेंगे तो उनके ये जो हेमोरॉइडल पेन है वो नहीं होगा। लेकिन जब वो बैठे रहेंगे तो ये एनस में ये जो हेमोरॉइडल पेन है वो उनको बहुत ज़्यादा फील होगा। तो ये कॉलिक और हेमोरॉइड, क्योंकि ये इंटेस्टिनल सारी चीज़ें हैं, तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। इंजरी, सो इफ़ द न्यूरैल्जिक पेन इज़ लाइक अ लॉन्ग थ्रेड ऑन फेस, हैंड, नेक, चेस्ट, as if traumatic chronic neuritis or neuralgia after amputation with burning stinging pain, एलियम सीपा इज रेमेडी। किसी भी तरह का एम्पुटेशन अगर आपके साथ हुआ है, या किसी भी पेशेंट के साथ आपको पता है कि एम्पुटेशन हुआ है, कोई भी हिस्सा बॉडी का काटना पड़ा ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू इंजरी, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या कोई भी गैंग्रीन हुआ और उसके बाद एम्पुटेशन हुआ, यानी कि उस पार्ट को काट दिया गया बाय डॉक्टर, और उसके बाद ये न्यूरैल्जिया हो रहा है, यानी कि नर्व्स का जो पेन है वो हो रहा है, हाथ सुन हो रहा है, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, या बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, जो कि कैसा फील होगा, अ लॉन्ग थ्रेड ऑन फेस, जैसे कि एक पाथ पे, फेस पे, हैंड पे, नेक पे, चेस्ट पे, कहीं पर भी ये न्यूरैल्जिक पेन देखने को मिल सकता है। या फिर ट्रोमैटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस। ट्रोमैटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस मतलब किसी इंजरी की वजह से, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, आप कहीं ऊंचाई से गिर गए, तो उस वक्त अगर कोई चीज़ डैमेज हो गई, नर्व्स डैमेज हो गई, जैसे कई बार एनाटॉमी में आप पढ़ेंगे कि बहुत सारी नर्व्स डैमेज होती हैं एक्सीडेंटली। कभी हमारा हाथ हमारे बॉडी के नीचे दबा रह गया और सुबह उठे हैंड इज़ नॉट फंक्शनिंग, पैरालिसिस हो गया, या फिर रिस्ट ड्रॉप हो गया, कोई अल्नर नर्व की इंजरी है, रेडियल नर्व की इंजरी है। तो किसी भी तरह के ट्रोमैटिक, यानी ट्रॉमा मतलब क्या होता है, किसी तरह की इंजरी, किसी तरह का एक्सीडेंट अगर हो गया और बहुत क्रॉनिक हो गया, यानी बहुत टाइम हो गया उसे होते हुए, न्यूराइटिस यानी किसी भी नर्व का इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उस वजह से न्यूरैल्जिया हो रहा है, यानी कि नर्व की वजह से पेन हो रहा है, या फिर एम्पुटेशन की वजह से पेन हो रहा है। कैसा पेन हो रहा है, बर्निंग, जलन वाला,
जलन और स्टिंगिंग पेन, हमेशा जब भी हमारा हाथ सुन होता है ऐसा लगता है सुइयां चुभ रही हैं। स्टिंगिंग पेन, जो झुनझुनी आती है ना, उसको हम कहते हैं स्टिंगिंग पेन। बर्निंग, जलन होती है, ऐसा लगता है हाथ में से जलन हो रही है जब भी हमारा हाथ सुन होता है ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखने को मिलती हैं आफ्टर इंजरी और आफ्टर एम्पुटेशन। एम्पुटेशन भी एक तरह की इंजरी है, भले वो डॉक्टर की सलाह से आपकी बचत के लिए हो रही है, लेकिन वो भी एक ट्रॉमा ही है, एक इंजरी है। तो इस सारे कंडीशंस में एलियम सीपा बहुत ही अच्छी रेमेडी है। फ्लेबाइटिस, फर्दर मोर इफ फ्लेबाइटिस परप्यूरल और आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी develops a pancreatia with red streaks up the arm with pain driving the patient to despair. In childbed, Ilium cepa is to be thought of as an effective remedy. तो फ्लेबाइटिस क्या है? फ्लेबाइटिस इज वेन इन्फ्लेमेशन। जब भी वेन्स में हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस परप्यूरल और फ्लेबाइटिस या परप्यूरल दोनों सेमी चीज़ें हैं। या फोर्सेप्स से डिलीवरी होना, जो सीजर्स या सी सेक्शन से डिलीवरीज होती हैं, फोर्सेप्स डिलीवरी जो होती है उसमें, और पेंक्रियाशिया में, पेनारिशिया में रेड स्ट्रिक्स, यानी कि ये सब क्या है? वेन इन्फ्लेमेशन है, यानी कि किसी भी तरह का नसों में इन्फ्लेमेशन देखने को जब मिलता है तो हमें रेड स्ट्रिक्स देखने को मिलती हैं आर्म के ऊपर, यानी कि हमारी आर्म जो है उसके ऊपर हमें ऐसे रेड रेड लाइंस देखने को मिलेंगी विथ पेन। और उनमें क्या होगा? पेन होगा और पेशेंट कैसा हो जाएगा? डेस्पेयर, यानी कि तड़पेगा, दर्द से तड़पेगा। और चाइल्ड बेड एलियम सीपा इज टू बी थॉट ऑफ, यानी कि इस तरह की कंडीशन में बच्चों के लिए हमें एलियम सीपा के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है इस तरह के केस में। फॉर द सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट स्पेशली हील्स फ्रॉम फ्रिक्शन particularly when the feet are rubbed, sore Ilium cepa is very much efficacious. For the sore raw spots on feet especially heals from friction, particularly when the feet are rubbed, sore Ilium cepa is very much efficacious. जब भी सोर्स हो जाते हैं या फिर रॉ, यानी कि हमारे जो हील्स हैं, यानी कि हमें जो एड़ियाँ हैं पैरों की, उसमें जब भी हमें सोरनेस फील होती है, यानी कि पेनफुल फील होते हैं, और वो कब होते हैं? जब हम बहुत देर तक ऐसे खड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम चल लिए, भाग लिए, तो उसकी वजह से हमारी क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से हमारी स्किन छिल जाती है, रॉ हो जाती है, बर्निंग और पेनफुल फील होती है। तो इस तरह के फीट में यानी पैरों में जब सोर्स की वजह से, रब होने की वजह से दर्द होने लगे तो एलियम सीपा बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। जनरल मोडालिटीज़ में एग्रेवेशन है, एम्बुलेशन। एग्रेवेशन किन किन चीज़ों से है? प्रीडोमिनेंटली इन द इवनिंग एंड इन वार्म रूम, यानी कि पल्सेटिला जैसे यानी कि शाम में और गर्म रूम में जाने से सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। पल्सेटिला में भी ओपन एयर में जाने से और यूफ्रेसिया में भी जाने से एग्रेवेशन देखने को मिलता है। एम्बुलेशन क्या है? कि कोल्ड रूम में ओपन एयर में जाने से आराम मिलता है। तो पल्सेटिला और एलियम सीपा दोनों ही ऐसी मेडिसिन हैं जिनको आराम कब मिलता है? ओपन एयर में जाने से, खुली हवा में जाने से और कोल्ड रूम में जाने से। नाउ वी विल सी रिलेशंस, तो कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉस्फोरस, पल्सेटिला एंड थूजा। तो फॉस्फोरस मेडिसिन पल्सेटिला थूजा से ये कॉम्प्लीमेंट्री है और कंपैटिबल किसके साथ है? कल्केरिया साइलेसिया इन पॉलिप्स, यानी कि पॉलिप्स जिन भी पेशेंट में होंगे उनको हम कल्केरिया साइलेसिया एलियम सीपा के साथ साथ हम दे सकते हैं। कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? कि उसको वो कॉम्प्लीमेंट करेगी, यानी कि उसका एक्शन कंप्लीट करेगी। तो फॉस्फोरस या पल्सेटिला या थूजा के बाद जब हम एलियम सीपा को देंगे तो ये एक दूसरे का एक्शन कंप्लीट करते हैं। सिमिलर टू वो यूफ्रेसिया, सो एलियम सीपा इज सिमिलर टू यूफ्रेसिया मेडिसिन, बट कोराइजा और लैक्रिमेशन क्या है? उल्टा है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एलियम सीपा का कोराइजा कैसा होगा? एक्रिड होगा, और लैक्रिमेशन कैसा होगा? ब्लैंड होगा। वहीं यूफ्रेसिया का जो लैक्रिमेशन होगा वो एक्रिड होगा और कोराइजा कैसा होगा? ब्लैंड होगा। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट, तो जब भी वो भीग जाएगा या ठंडक में या पैर गीले करने से उसको प्रॉब्लम्स होंगी, उसकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। ऐसा हमें रस्टॉक्स की मेडिसिन में भी देखने को मिलता है पेशेंट्स में। एंटीटोटेड बाय, यानी कि इस मेडिसिन को कौन सी मेडिसिन एंटीटोट करेंगी? तो आर्निका, कैमोमिला, नक्स वोमिका, थूजा, ये सारी मेडिसिन इसको एंटीटोट करेंगी। इसलिए हमने जब यहाँ पे देखा था कॉम्प्लीमेंट्री टू, यानी कि थूजा के बाद जब हम एलियम सीपा देंगे तो कॉम्प्लीमेंट करेगी, यानी कि थूजा का जो एक्शन है वो कंप्लीट करेगी। लेकिन एलियम सीपा के ऊपर अगर हम थूजा देते हैं तो उसका एक्शन एंटीटोट करेगी, यानी कि उसका एक्शन ख़त्म करेगी। So I hope this video was beneficial for you. I hope this lecture was nice enough for your better understanding and conceptual learning. So now I am ending this video with a note that please do like, share and subscribe to my channel. And if you have any doubts, queries or any recommendations, you can leave comments down below and I will definitely reply to them.
Thank you.